देश की सियासी सरगर्मियां विदेशों तक कहीं सुनी और बखानी जा रही हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. आरोपों में घिरे हुए लोग खुद को सतयुगी सम्राट तुल्य बता रहे हैं। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर स्थापित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। एक लव जिहाद का मुद्दा है जो हर दिन नए शोलों के साथ और प्रचंड रूप ले रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में हमारी बहन साक्षी की चाकू मार करके हत्या की गई, पत्थर से मार करके मिशन से हत्या की गई, और यह सब लव जिहाद के कारण से किया जा रहा है। आम समस्याओं में गंभीर बन रही है एक मुसीबत है, वो है स्ट्रीट डॉग्स, जो आए दिन किसी न किसी की जिंदगी को मौन कर रहे हैं। और आज इन्हीं कुछ अहम मुद्दों के साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए आप सबके बीच मौजूद हूं मैं संजय मग्गू। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और आप देख रहे हैं देश भर की बड़ी खबरों में कुछ अहम खबरों पर मेरे साथ ये एक विशेष बातचीत। तो चलिए सबसे पहले उसी मुद्दे पर बात करते हैं जो देश से लेकर विश्व की महान शक्ति कहे जाने वाले देश तक गूंज रही हैं। राहुल गांधी और विदेशी मीडिया के मंच पर उनके वो बयान, जिन्हें वो भले सैकड़ों मील दूर बैठकर दे रहे हों, लेकिन उनकी तपन देश में प्रकाश की गति से पहुंच रही है। कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी आजकल विदेश यात्रा पर हैं, और जब राहुल विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कोई ना कोई सुस्की जरूर छोड़ते हैं। और अब तो ये लगता है कि जैसे विदेशी लोगों और विदेशी मीडिया को भी राहुल गांधी के आने का इंतजार रहता हो, क्योंकि राहुल गांधी बाहर जाएं और देश के बारे में कुछ ना कहें, यह तो हो ही नहीं सकता। और वे विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के बारे में यानी कि भारत के बारे में, भारत की मीडिया के बारे में, संविधान के बारे में, कानून के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप किसी भी बयान की बात कर लीजिए, लंदन का बयान हो या अमेरिका वाला बयान, देश में मोहब्बत की दुकान हो या लोकतंत्र खतरे में है ये वाला बयान। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. I'm fighting a court case, so I have to be careful. But I asked a rhetorical question, and I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history since 1947. Right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense. Right? So that should explain what's going on here. Mm-hmm. And my disqualification happens quite interestingly after I make a speech about Mr. Adani and Parliament. अगर उनके बयान पर बवाल ना मचे तो मजा नहीं आएगा ना। राहुल गांधी जी बिल्कुल जो सबकी जानकारी है उसके विपरीत बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अच्छी फंसी हुई है क्योंकि वो उनके वरिष्ठ नेता है, तो वाहवाही तो करनी पड़ेगी। उनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर दिखती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो ये भी कहें कि मैं अपनी कांग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखना चाहता हूँ। को वोट बैंक के वायरस ने ग्रसित करके रखा है। उनकी विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिम्मेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं। कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रताड़ित भी बताते हैं। ये वही लोग हैं जो आईएसएफ जैसे दलों के साथ गठबंधन भी करते हैं, जिस पर उन्हीं के नेता आपत्ति भी दर्ज करते हैं। और एक और तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है,
सैफरन टेरर हो जाता है। और अगर उनके बयान पर बवाल मचे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि विदेशी मीडिया भी इसको तवज्जो दे रहा है और देश के लिए भी यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्या है राहुल गांधी के अंदर कि उनका बोलना उनके लिए इतना मायने रखता हो या ना रखता हो। इसका मतलब यह निकाला जाए कि राहुल की साख विदेशों में बढ़ती जा रही है या मोदी का वर्चस्व इतना बढ़ गया है। वैसे तो अमेरिका और लंदन जैसे देश मोदी की किसी भी बात की काट नहीं कर पाते और वो शायद राहुल के बहाने से ही भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने की सोचते हों, या इस बात को ऐसे लिया जाए कि राहुल गांधी के डीएनए में थोड़ा बहुत विदेशी मिट्टी का खून भी है और ऐसे विकसित देश राहुल गांधी से अपने संबंध का तकाजा रखते हैं। शायद राहुल गांधी ये सोचते हैं कि वे देश के राजनीतिक पटल पर तो भले ही पप्पू बना दिए गए हों, लेकिन विदेशी भूमि पर वो खुद को साबित करने में, चाहे उसके लिए वो देश की राजनीति के अंदर अपने लड़खड़ाते पैरों को संभालने के लिए किसी कदर जाने की भी कोशिश कर लें। खैर, राहुल गांधी के ये विवादास्पद बयान उनकी राजनीतिक को किस करवट बिठाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिसका इंतजार 2024 के चुनाव में खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में आजकल कुश्ती का खेल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि ये खेल पहले से ही लोगों की पसंद रहा है। अगर गांव हो, अखाड़ा हो, मिट्टी हो और कुश्ती की बात ना हो तो बात जमती नहीं। लेकिन आजकल देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर जो कुश्ती का नाम आ रहा है उसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, और वो क्यों ना हो, क्योंकि इस खेल के कर्ता धर्ता यानी कि जो आज WFI से भले ही रिजाइन कर चुके हैं, उनको हटाया जा चुका हो, वो खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञा जो दे रहे हों। समझ रहे होंगे आप, बात कर रहा हूं मैं बृजभूषण शरण सिंह की। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, 10 FIR दर्ज हुई हैं, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी की मांग भी लगातार हो रही है और इसी बीच पूरे अति आत्मविश्वास के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर वो दोषी हों तो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने महिला रेसलर की तुलना मंथरा से की और खुद को भगवान राम बताया, यानी कि ये कहा कि राम को अगर वनवास ना होता तो राम उस प्रतिभा में ना पहुंच पाते जहां तक पहुंचे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राम को वनवास दिलाने के लिए कैकेयी और मंथरा जिम्मेदार थीं। अगर ये कहा जाए कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बोलकर महिला रेसलर्स की तुलना क्या वाकई मंथरा और कैकेयी से करने की कोशिश की? मैंने पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिस राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पलट करके नहीं देखा। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की भगवान राम की नगरी अयोध्या में जो जन चेतना रैली होने वाली थी वो टल गई है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने रैली पर रोक लगाई है, तो अभी तक पार्टी 5 महीनों से किस बात का इंतजार कर रही थी। अभी तक आखिर भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र की सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी संगठन के रिस्ट्रिक्शन का असर ये हुआ
कि बृजभूषण शरण सिंह अति आत्मविश्वास में आए हुए हैं। हालांकि सूत्रों से तो खबर ये भी है कि साधु संतों ने भी बृजभूषण की यात्रा से दूरी बनाने का संकेत दे दिया था। अब देखना होगा कि पहलवानों को गंगा दशहरे पर मेडल विसर्जन का जो आइडिया, लगातार धरने पर बैठने की बात और बृजभूषण शरण सिंह की जन चेतना यात्रा देश की राजनीति को कहां ले जाती है, और इसके साथ ही देश के इतने बड़े पौराणिक खेल यानी कि कुश्ती को न्याय दिलवा पाती है या नहीं। और इन्हीं सब मसलों के बीच एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा आजकल देश में चल रहा है जिस पर सभी का ध्यान तो है, लेकिन उस पर गंभीरता से कोई शायद ही सोच रहा हो, क्योंकि इस पर आज नहीं सोचा गया तो देश की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाएंगी। क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और आज का युवा है जो देश के भविष्य को तय करेगा। लेकिन जब वो युवा खुद ही अपने भविष्य को तय नहीं कर पाएगा तो उससे देश को संभालने की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की, जिसमें आज के जवान बच्चे फंस रहे हैं। पिछले कुछ समय से देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों से लव जिहाद की खबरें आती हैं। अब ऐसा वाकई में हो रहा है या इसे लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि पढ़ने और अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले जाने की उम्र में घर के बच्चे इश्क के जाल में फंस रहे हैं और घर वालों पर कोई खबर ना हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परवरिश में कोई खोट नहीं है? सवाल सिर्फ माँ बाप पर ही क्यों उठाएं? क्या उन बच्चों का दोष नहीं जिन्हें पेरेंट्स ने, उनके अभिभावकों ने आज़ादी के नाम पर इतनी खुली छूट दे दी और फिर वे एक बार परमिशन मिलने पर ऐसे भागते हैं जैसे खूंटे से बंधा कोई सांड भाग रहा हो। अब चाहे साक्षी वाला मुद्दा हो या साहिल की बात हो, और या फिर माता पिता भी लड़के की सच्चाई जानते थे या नहीं जानते थे, ये तो सब तथ्य की बातें हैं। लेकिन क्या वो लड़की खुद उस लड़के के धर्म को जानती थी या नहीं? क्या लड़की इतनी खुदगर्ज हो जाती है कि ये भी भूल जाती है कि उसका परिवार क्या सोच रहा होगा, उसके परिवार पर क्या बीतेगी, परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो किस धर्म से संबंध रखता है, क्या वो उसके लायक भी है या नहीं, उसके लिए सब कुछ मायने क्यों नहीं रखते, और आखिर वो क्यों लड़कियां उस दलदल में फंसती चली जाती हैं? सड़कों पर आना पड़ रहा है। कारण है इस देश की महिलाएं आज इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े किए जाते हैं, 40 चाकू मारे जाते हैं। हमारी बहन निकिता तोमर की घर में घुसकर हत्या की जाती है। बड़ी चिंता का विषय है कि आज इस हिंदू देश के अंदर आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारे घर में घुस करके हमारे भाइयों के गले काटे जाते हैं। आज जिहाद के माध्यम से इस देश के अंदर इस्लामिक राज्य लाने की जो कोशिश की जा रही है, वो इस देश को तोड़ने के लिए काम कर रही है। उन सब के विरोध में आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे। पिछले दिनों दिल्ली में हमारी बहन साक्षी की चाकू मार करके हत्या की गई, पत्थर से मार करके नृशंस से हत्या की गई, और यह सब लव जिहाद के कारण से किया जा रहा है। अपनी पहचान छुपा करके जिहादी गद्दार इस देश के अंदर हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का काम करते हैं और धर्मांतरण के कारण से फिर उनकी हत्या की जाती है। लव जिहाद के बीच अगर बात गाजियाबाद की करें तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ बेटा जिम जाने के बहाने मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने जा रहा था। पिता को शक हुआ तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दोष सिर्फ परिवार या बच्चों के सिर मढ़ा जाए, ये तो इंसाफ नहीं होगा। जिम्मेदारी समाज की भी बनती है। देश की शिक्षा प्रणाली का ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके सामने सही गलत का फैसला करने की समझ हो, आप सामने वाले की मंशा को भांप पाएं, आपसे दोस्ती प्यार या धर्म परिवर्तन के बहाने कोई धोखे का खेल तो नहीं खेल रहा, इसे आप समझ पाएं। आप में ये भी समझ होनी चाहिए कि गंगा जमनी तहजीब वाले इस देश में कई चीज़ों को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश भी की जाती हैं। इन्हीं मुद्दों के बीच देश में एक और मसला है और वह है बेजुबान से जुड़ा हुआ। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आवारा कुत्ते मुश्किल पैदा कर रहे हैं। कुत्तों के काटे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बीएमसी के आंकड़ों की बात करें तो मुंबई में हर 1 घंटे में 10 लोग कुत्ते के काटने से घायल होते हैं। इस साल रेबीज बीमारी से एक मौत भी हुई है और यह बीते 5 सालों में मौत का पहला मामला सामने आया है। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में 78,000 से ज़्यादा लोग कुत्तों के काटने से जख्मी हुए थे। एक हैरानी की बात यह भी है कि लॉकडाउन के बाद कुत्तों के काटने के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान न केवल इंसानों बल्कि जानवरों के शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी दबाव पड़ा है।
लॉकडाउन के वक्त इंसान के साथ पालतू जानवर भी घर में बंद था और जो सड़क पर थे उन्हें भी अकेलेपन का एहसास ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि सड़कों पर भी सन्नाटा छाया हुआ था और शायद इसी वजह से उनके मन में डर पैदा हुआ होगा। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार देश के कई इलाकों में सामने आ रही हैं, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो इंसान की तरह व्यवहार करता है। उसे वफादार जानवर के साथ साथ दिमागी तौर पर भी मजबूत जानवर माना जाता है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि आखिर ये भी जांच कराई जाए, आखिर क्या मनोस्थिति हो सकती है उस समय उस कुत्ते की जब वो किसी व्यक्ति पर हमला बोल देता है? आखिर क्या उसका भूखा पेट उसका जिम्मेदार होता है या कोई और कारण होते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी ये समाज की भी है और देखना इस तरफ भी पड़ेगा। जिस प्रकार से इंसान इस सृष्टि का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार प्रकृति के अंदर जीव जंतु और पशु पक्षी भी इस प्रकृति के अंग हैं। और ये जिम्मेदारी बनती है व्यक्ति की, इंसान की, मनुष्य की, कि वो उसका पालन करते हुए उस व्यवस्था को ठीक करे, क्योंकि जानवर तो निरीह है, जानवर को दोष नहीं दिया जा सकता। और ज़रूरी है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो ताकि उनके खाने पाने की व्यवस्था भी ठीक से रहे और इसके साथ साथ सरकारें और जो लोकल बॉडीज संस्थाएं हैं वो इस प्रकार की कोई जांच कराएं अगर कोई संभव हो, जिससे ये पता लग सके कि आखिर क्यों वो वफादार जानवर जो इंसान के साथ बहुत वफादार रहता है गाय बगाए हमले कर देता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।